Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 4th. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 6th पार्ट में आपका स्वागत है। अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे थे। कई फैक्टर्स हमने देखे, कई पॉइंट्स हमने देखे किस तरह से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अफेक्ट करती है। इसी क्रम में पार्ट 6 में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है वो हम देखेंगे। इसमें है सबसे पहले एलिफेटिक एसिड्स। एलिफेटिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। उसमें फर्स्ट है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ स्पेशली अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में परिवर्तन होने से परिवर्तित हो जाती है। यदि एसिटिक एसिड के मिथाइल समूह के एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन परमाणु द्वारा हम प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हैलोजन प्रतिस्थापी अम्ल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि अणु में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा आता है। इसी कंसेप्ट के अनुसार कार्बन हैलोजन बंध के अल्फा सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण हैलोजन की तरफ डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। इस कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और धनावेशित कार्बन कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। इसी कारण कार्बोक्सिलेट आयन में ऋण आवेश पर फैलाव हो जाता है और स्टेबिलिटी जो है उसकी बढ़ जाती है। हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ता है जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते ही हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और देन आयोडीन। अतः हैलोजन प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस क्रम में होगी। सबसे पहले एसिटिक एसिड का अगर एक हाइड्रोजन जो है मिथाइल ग्रुप का हम फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद में जो है वो ब्रोमीन, आयोडीन और सिंपल एसिटिक एसिड। पीके की वैल्यू सबसे कम एसिटिक एसिड की होगी और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इस क्रम के अंदर होगी। तो कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह तथा प्रतिस्थापी के मध्य दूरी बढ़ने के साथ भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। किसी अम्ल की एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तथा COS समूह के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट अणु में सिग्मा बॉन्ड द्वारा आता है जो कि प्रतिस्थापी समूह की COS समूह की रिलेटिव डिस्टेंस जो है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की COS समूह के सापेक्ष दूरी बढ़ने के साथ ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। जितना जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक ग्रुप से दूर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये जो है वो हम देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे कि हम देख सकते हैं। जैसे है 2-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड। इसके अंदर क्लोरीन जो है वो एसिडिक ग्रुप के बिल्कुल पास वाले कार्बन पे लगा है। इसकी pKa की वैल्यू जो है वो 2.87 है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा। इसी तरह से 3-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है। इसके अंदर हम देखें 4.05 है और 4-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड
क्योंकि एसिडिक ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसके बीच की दूरी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी और pKa की वैल्यू बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट इसी में हम देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ने के साथ भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। विशेषकर अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। ये हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद में क्लोरो एसिटिक एसिड जिसमें एक लगा हुआ है हमारा हेलोजन, दूसरा है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और तीसरा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो सबसे वीक जो है वो हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड और सबसे प्रबल जो है वो होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। pKa की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी 0.64 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसी क्रम में हम देखें कि एल्किल समूह के आकार बढ़ने से भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा बल्कि एल्किल समूह हमारा होगा, बड़ा एल्किल समूह होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उसके अंदर बढ़ जाएगा और एल्किल समूह के आकार बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इसका अगर हम देखें कि क्या क्रम रहता है तो फॉर्मिक एसिड जो है वो 3.75 होती है, उसके बाद में एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो इनकी pKa की वैल्यू बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाती है। इसी तरह से अगर हम एरोमेटिक एसिड्स में देखें, ये हमने देखा एलिफेटिक एसिड्स में। एरोमेटिक एसिड्स के अंदर अगर हम देखें तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड की pKa वैल्यू 4.2 होती है, एसिटिक एसिड की 4.75 से थोड़ा सा अधिक अम्लीय होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में COH समूह sp2 का संकृत कार्बन पर जब लगा रहता है, जबकि एसिटिक एसिड में ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी और इसमें भी हम देख लें कि बेंजोइक एसिड के अंदर ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है कार्बन, जबकि यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिड स्टेट के अंदर है। तो sp2 संकृत कार्बन जो है वो sp3 संकृत कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए बेंजीन वैल्यू से sp2 संकृत कार्बन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होने के कारण बेंजोइक एसिड से प्राप्त जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर हम देखें कि यदि एरोमेटिक वल्य पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे होते हैं तो अम्लीयता बढ़ने पर बढ़ाने वाले समूह कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। लेकिन वल्य पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक आयन को अस्थायी बनाकर एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो ये इस फिगर के अंदर हम देखें तो इसके अंदर ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी बना देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायी बनाते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। उसके बाद में है पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसके अंदर भी हम देखें तो सबसे वीक है और क्योंकि मिथॉक्सी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजोइक एसिड नॉर्मल और न्यूट्रल और उसके बाद में पैरानाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ वलय पर जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, अपितु उनकी COS समूह के सापेक्ष स्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स एरोमेटिक वलय से जुड़े रहते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यदि दोनों ही प्रभावों का अस्तित्व रहता है तो इसमें अनुनादी प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट से रिजोनेटिंग इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो जाता है, जिसका कि हम उदाहरण से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये वो अफेक्ट करते हैं। फ्लोरोबेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड की अपेक्षा प्रबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य की दूरी बढ़ने के साथ ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उपरोक्त चारों अम्लों में ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सभी से अधिक होती है, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु कार्बोक्सिल समूह के समीपस्थ है, परंतु पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड जिसमें फ्लोरीन परमाणु कार्बोक्सिलिक समूह से अधिक दूरी पर स्थित होता है, बेंजोइक एसिड की तुलना में थोड़ा अधिक अम्लीय होता है। फ्लोरोबेंजोइक एसिड में विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन गामा सिग्मा बंधों से इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन OH बंध से बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार अम्ल का H+ आयन आसानी से मुक्त होकर स्थायी कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। बेंजोइक एसिड की अपेक्षा नाइट्रोबेंजोइक एसिड अधिक प्रबल होते हैं। नाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की व्याख्या करने के लिए हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं होता, इसके अंदर हम रेजोनेटिव इफेक्ट को भी देखते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि बेंजोइक एसिड, ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड, पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड, अगर हम इनको लेते हैं तो इनके अंदर पैरा के अंदर बहुत वीक इंडक्टिव इफेक्ट होता है और रेजोनेटिव इफेक्ट प्रबल होता है। तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड के 3 समावेशों में ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड सबसे अधिक प्रबल होता है, परंतु पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। यह फ्लोरोबेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निर्धारण के लिए यही धारणा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह और कार्बोक्सिलिक एसिड के मध्य की दूरी पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कि इसके विपरीत होता है। तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड के समावेशों की एसिडिक स्ट्रेंथ का निर्धारण इंडक्टिव और रेजोनेटिक प्रभाव के संयुक्त रूप से हम कर सकते हैं, और ये निश्चित है कि इंडक्टिव इफेक्ट की अपेक्षा रेजोनेटिव इफेक्ट जो है वो अधिक प्रभावी रहता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है वो उन पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स और उनकी पोजीशन जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। नाइट्रोबेंजोइक एसिड में ऑर्थो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों पास पास उस पर लगे हुए हैं, जबकि पैरा जो है वो मेटा की अपेक्षा अधिक एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो हैं वो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। तो अगर दूरी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन पैरा नाइट्रोबेंजीन जो है इसका एक्सेप्शन है, उसके अंदर दूरी ज़्यादा होने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो मेटा से ज़्यादा होती है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो ज़्यादा अम्लीय होता है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड से। फिर उसके अंत में है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जैसे CH3, OH, OCH3 ये एसिड को दुर्बल बनाते हैं। अतः जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग समूह बेंजीन वलय पर जुड़े होते हैं तो वे अपनी स्थिति के
उपस्थिति के कारण दोनों ही प्रकार के प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेटिंग इफेक्ट को दर्शाते हैं। यदि सब्स्टिट्यूएंट समूह बेंजोइक एसिड की पैरा स्थिति पर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का प्रभाव या अम्ल की दुर्बलता बनाने वाले इंडक्टिव इफेक्ट की अपेक्षा रेजोनेटिव इफेक्ट से अधिक प्रभावी होती है। लेकिन जब प्रतिस्थापी समूह मेटा पर होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट अधिक प्रभावी होता है, जो कि बेंजोइक एसिड की अपेक्षा अधिक अम्लीय इसके अंदर होते हैं। फिर उसके बाद में ऑर्थो इफेक्ट अगर हम देखें तो ऑर्थो प्रतिस्थापी अम्ल की एसिडिक स्ट्रेंथ को मेटा या पैरा प्रतिस्थापी अम्लों की एसिडिक स्ट्रेंथ की तरह नहीं समझना चाहिए। ऑर्थो प्रतिस्थापी अम्ल मेटा व पैरा के से अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। अतः ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। ऑर्थो प्रतिस्थापी द्वारा अम्ल की प्रबलता बढ़ाने वाला प्रभाव ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है। ऑर्थो प्रभाव के कारण ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक एसिड मेटा और पैरा प्रतिस्थापी बेंजोइक एसिड से अधिक प्रबल होते हैं। बेंजोइक एसिड में COS समूह बेंजीन वल्य के समतल्य होता है, परंतु ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक एसिड में ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह स्टेरिक इनहिबिशन के कारण प्लेनर समतल्यता को रोक देता है, प्लेनरिटी को, और इसी कारण ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक एसिड में रेजोनेटिंग इफेक्ट या तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और या बहुत ही कम होता है। इसके कारण ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह के कारण रेजोनेंस बाधित होने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, जैसा कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेटा व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से अधिक अम्लीय होते हैं। ऑर्थो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। एसिडिक इसकी pKa की वैल्यू 2.98 होगी। इसी तरह से मेटा की 4.08 होती है और पैरा की 4.58 होती है। पैरा सबसे वीक होंगे। इसके अलावा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। तो ये हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो C डबल बॉन्ड O और OH जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के OH के साथ में, क्योंकि H जो है वो हमारा एसिड का H एज ए प्रोटॉन निकल जाता है, तो जो OH का हाइड्रोजन है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हमारे COH ग्रुप के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन पे आ जाएंगे और ये कार्बोक्सिलेट आयन का को स्टेबलाइज कर देता है, इसका स्थायीकरण कर देता है। इसीलिए ऑर्थो इफेक्ट जो है वो बहुत प्रभावी होता है। ये प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, दोनों ही स्थिति में एसिडिक स्ट्रेंथ को, अम्ल की प्रबलता को बढ़ा देता है। तो इसी इफेक्ट को हम जो है वो ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमने देखा, इसके अंदर कई सारे एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं कि किस तरह से अम्ल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अलग अलग फैक्टर्स पे, अलग अलग ग्रुप्स से और अलग अलग स्थितियों के अंदर किस तरह से अफेक्ट करती है एसिडिक स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट, इन सब चीज़ों के द्वारा जो है वो किस तरह से इफेक्ट करके ये हमें अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन हम जरूर देख सकते हैं कि जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स। तो
ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में सारा पढ़ा। इसके अंदर कई सारे प्लेन वाई के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, इसलिए इसका हर पॉइंट जो है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।